वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका सिविल इंजीनियरिंग ऑन लाइट बोर्ड में। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे और ये जो टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। CGMI इज़ नोन एज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड MI स्टैंड फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बेसिक टॉपिक है। अब इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम इसका स्कोप जान लें कि आखिर ये कहाँ यूज़ होगा। सबसे पहले हम ये बता दें कि ये जो चीज़ है CGMI, ये सिविल इंजीनियरिंग की जान है, या फिर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इवन इन आर्किटेक्चर दिस इज़ द बैक बोन ऑफ द स्ट्रक्चरल एनालिसिस, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई चीज़ है। ये किसी भी लैमिना से, बॉडी से जुड़ी हुई चीज़ है, या हमसे जुड़ी हुई चीज़ है, या फिर सिंपल हम कहें कि ये एक कोई भी बॉडी जो स्टेबल है या अनस्टेबल है उससे जुड़ी हुई चीज़ है। अब अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की या स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में ये कहाँ पे आएगा? वैसे तो ये यहाँ फर्स्ट ईयर में रखा जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही होना चाहिए ये। और फर्स्ट ईयर से आगे तक आप जो भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं उन सब में ये आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, बिकॉज ये बेसिक है। इसको छोड़ के आप जा ही नहीं सकते, या इसको आप छोड़ ही नहीं सकते, और इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्या होता है कि स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं अगर हमारे ये बेसिक क्लियर ना हो। तो आगे जाके जो सब्जेक्ट आपको क्लियर रखना है या उन पर कमांड रखना है, तो ये जो सबसे बेसिक टॉपिक्स हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, ये आपको खुद के लिए पढ़ना है कि आप स्ट्रक्चर के कोई भी सब्जेक्ट ईजिली कर सकें। नॉट ओनली फॉर स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर से जुड़े हुए कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो वाटर के हों, वेस्ट वाटर के हों, एनवायरनमेंट के, हाईवे के, तो ये हर जगह यूज़ होंगे। ठीक है, अब हम सीधे सीधे बात करते हैं कि हाँ, इसका यूज़ कहाँ पे होगा। तो इसका यूज़ होगा जब आप, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, अब उस बिल्डिंग में आपको RCC की कोई बिल्डिंग है या फिर दूसरा कोई मटेरियल, स्टील की कोई बिल्डिंग है। अब स्टील की अगर बिल्डिंग बननी है जिसमें स्टील के कंपोनेंट यूज़ होना है, तो स्टील के कंपोनेंट जो यूज़ होंगे उसमें आपके पास चॉइस है कि आप I सेक्शन यूज़ करेंगे, T सेक्शन यूज़ करेंगे बीम में, या फिर L सेक्शन यूज़ करेंगे एंगल सेक्शन में। तो ये जो सेक्शंस चूज़ किए जाते हैं, ये सेक्शंस खुद की बेसिक प्रॉपर्टी के हिसाब से चूज़ किए जाते हैं। और बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो अभी आप आगे जाके पढ़ोगे, तो उन बेसिक प्रॉपर्टीज़ में हमारी ये बेसिक पैरामीटर का यूज़ होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट कितना है। ठीक है, तो मिनिमम आई कितना आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई शुड बी मिनिमम, तो हमें जेड ज़्यादा मिलेगा, जेड एक स्ट्रेंथ पैरामीटर होगा। ठीक है, तो वो सारा जो चीज़ है कि साहब हमें कौन सा सेक्शन चूज़ करना है, किस शेप का, वो डिपेंड करेगा उनकी बेसिक प्रॉपर्टी पे, और वो बेसिक प्रॉपर्टी डिसाइड होंगी बेसिक पैरामीटर पे, दैट इज़ नोन एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे जुड़ा हुआ है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, सेंट्रोइड से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ठीक है, तो ये था कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक एंड व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ दिस CGMI। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि CG होता क्या है, व्हाट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझने के लिए कोई भी बॉडी, अगर हम सॉलिड बॉडी की बात करते हैं, जैसे सपोज मैं एक बॉडी हूँ और मैं यहाँ पर अभी खड़ा हुआ हूँ, टिका हुआ हूँ, गिरा नहीं हूँ, इट मीन्स कि जो सेंटर, पूरी मेरी बॉडी का जो वेट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है, CG से। अब अगर इसमें अनबैलेंस हो जाए, मेरी बॉडी पर्टिकुलर किसी एक जगह पे है और अगर मैं टिल्ट हो रहा हूँ, तो अगर मैं टिल्ट होता हूँ तो जो टोटल वेट है उसकी पोजीशन चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल, ये मैं था और ये ग्राउंड पे था। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं
बैलेंस कंडीशन में हूँ, स्टेबल कंडीशन में हूँ, तो ये वो पॉइंट है जहाँ से मेरा टोटल वेट एक्ट कर रहा था, और यही पॉइंट था CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस केस में ये चीज़ बैलेंस है, मैं बैलेंस हूँ। अब अगर मान लो मैं टिल्ट हो गया, ठीक है, अगर मैं टिल्ट हो गया तो सपोज़ ये पॉइंट था सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, और जो मेरा टोटल वेट एक्ट कर रहा था वो किसी दूसरे पॉइंट पे एक्ट करने लगा, W। तो ये जो डिफरेंस दोनों पॉइंट में क्रिएट हो गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट अलग है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली डिपेंड करती है बॉडी के शेप में, कि बॉडी का शेप कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी CG कहाँ पर बन रही है। अब अगर चेंज कर दिया मैंने वेट, तो बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो लग रहा है G, उसके अकॉर्डिंग जो वेट था वो CG से पास नहीं हो पाया, और दोनों पॉइंट में डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो डिफरेंस क्रिएट होने से क्या हो गया, एक बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हो जाता है। एक्चुअली बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट आप लोग पढ़ोगे या पहले पढ़ भी चुके होंगे। मोमेंट मतलब कि कोई चीज़ घूमने की कोशिश कर रही है, या कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को घुमाने की कोशिश करे। तो बेंडिंग मोमेंट की सिर्फ एक ही फार्मूला है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। यहाँ पे डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर, तो फोर्स किसी एक पॉइंट पर लगेगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि कहाँ से, जिस पॉइंट पर हमें मूवमेंट निकालना है। तो ये फोर्स है हमारा W, और एक ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो गई x। तो W इंटू x, ये एक बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हो गया। और ये जो बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है, ये किसी भी चीज़ को मोड़ने की कोशिश करेगा। तो अगर कोई चीज़ कोई सा फोर्स है जो किसी को टर्न करने की कोशिश कर रहा है, मोड़ रहा है, और अगर उसके अगेंस्ट में कोई बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं हुआ, तो वो चीज़ मुड़ जाएगी, मतलब कि अनस्टेबल हो जाएगी, गिर जाएगी। तो जो हम वापस अभी CG पे आते हैं, बेंडिंग मोमेंट पे भी नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ अभी CG की बात कर रहे हैं। तो CG क्या था, CG एक पॉइंट है जिस पॉइंट से पूरी बॉडी का वेट एक्ट करता है या पास होता है, ठीक है, उसी पॉइंट से पास होगा। तो अगर ये तो हम एक, अब कोई भी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होंगे। जैसे अगर बॉडी है हमारी, तो बॉडी में हेड होगा, हमारे हैंड्स हैं, ठीक है, नेक है, लाइक दिस। तो वेरियस पार्ट्स से हम कंपोज होके बने हैं, और सबका अपना वेट है। 2.5 किलो का हाथ होगा किसी का, तो 2.5 किलो का हाथ। फिर ये जो हेड है, इसका भी एक खुद का वेट है, चेस्ट का वेट है, नेक का वेट है। तो सबके अलग अलग पोजीशन अलग अलग है। हाथ अपनी जगह पर है, हेड अपनी जगह पर है, लेकिन तो W1, W2, W3, W4, तो ये जो सारे वेट हैं, इन सब का जो टोटल वेट बना कि साहब मैं इतना kg का हूँ, तो ये जो टोटल वेट है वो CG से पास होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स कि द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड center of gravity is a point at which total weight of the body acted. Okay, so this is the definition of CG. तो सिंपल सा CG क्या था, एक पॉइंट था, इस पॉइंट पे टोटल वेट एक्ट करता है। और हम फोर्स के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स इस पॉइंट से पास होता है, और अगर रिजल्टेंट फोर्स किसी और पॉइंट से पास हो, CG हमारी डिफरेंस हो, तो एक बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा, और ये बेंडिंग मोमेंट अनस्टेबल करेगा और किसी भी चीज़ को गिराएगा। अगर कोई रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या था, एक पॉइंट है। अब एक पॉइंट को शो करने के लिए, लोकेट करने के लिए हमें कुछ रेफरेंस की ज़रूरत होगी। अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शो करना चाहते हैं या हम उसके फार्मूले पे जाना चाहते हैं, तो हमें उसको लोकेट करना पड़ेगा। इट मीन्स कि हमें उसको एक लोकेशन देना पड़ेगी, और ये लोकेशन होगी किसी एक रेफरेंस एक्सिस से। तो फॉर एग्जांपल सपोज़ हमने ये लोकल रेफरेंस एक्सिस बनाए, सपोज़ ये कोई रेफरेंस एक्सिस है OA या OB, मीन्स कोई एक वॉल है यहाँ पे लोकल, एक पीछे की वॉल है, और इन दोनों रेफरेंस एक्सिस के टर्म्स में ये कोई लेमिना है जो इस पोजीशन पे यहाँ पे टिका हुआ है। अब यहाँ
ये सी जी है इस लेमिना का, और यहाँ पे टोटल वेट एक्ट कर रहा है डब्लू। ठीक, तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी लोकेशन हो जाएगी, ये जो हमारा एक एक्सिस है ओ बी, यहाँ से हमने इसको कहा कि सपोज़ ये बार एक्स डिस्टेंस है, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हमने कहा वार बाय। इट मीन्स बार एक्स एंड वार बाय, दीज आर द लोकेशन ऑफ सी जी, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और वी कैन से कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, अगर आपसे कहा जाता है कि किसी भी लेमिना की सी जी को लोकेट करो, इट मीन्स कि आपको बार एक्स और बार वाई निकालना है। सी जी है वो किससे मिलके बनी है, वो अलग अलग सेक्शन से मिलके बनी है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, ये हम बोले मास 1, मास 2, मास 3, मास 4। अभी जो मासेस हैं ये सब अलग अलग पोजीशन पर है। मास 1 कहाँ पर होगा, x1 y1 डिस्टेंस पे, मास 2 x2 y2 डिस्टेंस पे, मास 3 x3 y3 डिस्टेंस पे, लाइक दिस। तो हर एक पर्टिकुलर मास की डिस्टेंस अलग अलग है, लोकेशन अलग अलग है। अब इन सब से मिलके फाइनल एक टोटल वेट बना बॉडी का, दैट इज़ W, और W इक्वल टू m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये जो मास इंटू जी है वो बना m1 से, m2 से, m3, m4, m5 से। ठीक है, अब इसी के रेस्पेक्ट में हमें फार्मूले मिलते हैं बार एक्स और बार वाई के। कंपोजिट सेक्शन है बिकॉज सारे सेक्शन से जुड़ के एक लेमिना बना हुआ है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमें बार एक्स और बार वाई मिलेंगे। तो बार एक्स और बार वाई का फार्मूला आपको दिखेगा अभी। तो बार एक्स इक्वल टू हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस mnxn, सपोज n मासेस हैं किसी लेमिना में, तो डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m, या भी हम इसको लिख सकते हैं टोटल मास, कैपिटल M। सो दिस इज द बार एक्स। ठीक है, तो इससे हमें मिलेगा बार एक्स, और सिमिलर इसी पैटर्न पे हमें बार बाय का फार्मूला मिलेगा। अभी फार्मूला कहाँ से आया, ये बहुत इजी है, हालांकि हम उसमें जान ही रहे हैं। ये वही चीज़ है, बेंडिंग मोमेंट हमने निकाला है। हमने बेंडिंग मोमेंट निकाला है ओ बी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट। जैसे ये फर्स्ट पार्टिकल था, तो फर्स्ट पार्टिकल से जो वेट आया दैट इज़ W1 या m1 इंटू जी, और इसकी पोजीशन थी x1 और y1। तो ये x1 y1, यहाँ पे एक रोटेशन इस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट क्रिएट हो रहा है, जो m1 क्रिएट कर रहा है, और ये कर रहा है W1 इंटू x1। तो एक बेंडिंग मोमेंट हुआ W1 इंटू x1, दूसरा बेंडिंग मोमेंट होगा W2 इंटू x2, तीसरा बेंडिंग मोमेंट होगा W3 इंटू x3। तो अगर n पार्टिकल हैं तो सब एक बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेंगे इस एक्सिस के अबाउट। और ये जो इंडिविजुअल बेंडिंग मोमेंट आ रहा है फर्स्ट पार्टिकल से, सेकेंड पार्टिकल से, थर्ड पार्टिकल से, nth पार्टिकल से, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा टोटल बेंडिंग मोमेंट के। मीन्स जो पूरे लेमिना का वेट है जो सी जी पे लग रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है, मतलब कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो ये जो रिजल्टेंट है कैपिटल W, इससे जो बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हो रहा है वो एक्चुअल में इन सब का समेशन है, अलजेब्रिक सम। सो बेंडिंग मोमेंट क्रिएटेड बाय द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द बेंडिंग मोमेंट क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल मासेस m1, m2, m3, और इसी से हमें यह फार्मूला मिलता है बार एक्स का। और सिमिलर पैटर्न पे अगर हम ओ ए रेफरेंस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो हमारी डिस्टेंस चेंज हो जाएंगी, क्योंकि हमें रेफरेंस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो हमें मिल जाएगा बार बाय का फार्मूला। सेंट्रॉइड क्या है, व्हाट इज सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। Center of gravity is a point through which the resultant of all the forces passes, right? Centroid is a point at which whole area of the lamina is concentrated. It means centroid plane lamina के लिए use होता है. So centroid is for plane lamina.
प्लेन लेमिना मीन्स जिसका सिर्फ एरिया या वॉल्यूम होगा. फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, हेमीस्फेयर, कोन, रॉड. रॉड means sketch of rod, not solid rod, because we are talking about centroid. तो ये जो प्लेन लेमिनाज है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का एरिया होगा या रेक्टेंगुलर बॉडी का एरिया होगा, रेक्टेंगुलर ब्लॉक या रेक्टेंगुलर लेमिना का वॉल्यूम होगा और कुछ उसका वेट होगा, सॉलिड बॉडी होगी, लेकिन सिर्फ एक जो शेप है दैट इज़ रेक्टेंगुलर शेप. यहाँ ट्रायंगुलर शेप है तो इसका सिर्फ एरिया होगा, लेकिन ट्रायंगुलर बॉडी और ट्रायंगुलर शेप की कोई बॉडी है तो उसका कुछ वेट होगा. तो उस केस में हम उस CG की बात करेंगे, लेकिन सिर्फ हम ट्रायंगुलर प्लेन लेमिना की बात करते हैं तो हम इसके सिर्फ एरिया की बात करेंगे. सर्कुलर शेप भी, सर्कुलर शेप में जो हमारा प्लान से जब हम देखेंगे तो सर्कुलर शेप हमको दिखेगा, और जब साइड से देखेंगे तो सिलेंडर है. इट मीन्स कि वो सॉलिड बॉडी है. लेकिन जब हम सिर्फ प्लेन फिगर की बात कर रहे हैं तो दैट इज़ अ सर्कुलर. इट मीन्स प्लेन फिगर्स के केस में जिस पॉइंट पे पूरा का पूरा एरिया कंसंट्रेटेड होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड. इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज ऑन सिमेट्रिकल एक्सिस, और CG हमेशा सिमेट्रिकल एक्सिस पे होगी. अगर दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मिल गई तो इट मीन्स कि हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास CG है दोनों का जो कटिंग पॉइंट है. अगर एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है मतलब कि एक कैलकुलेशन होगा, एक नहीं होगा, क्योंकि एक एक्सिस ऑलरेडी हमें मिल चुका है, CG उसी पर लाई करेगी. दूसरा एक्सिस हमको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पर आएगा, मतलब कि एक कैलकुलेशन हमारा बच गया, एक कैलकुलेशन होगा. अब थर्ड होता है अनसिमेट्रिकल फिगर. अनसिमेट्रिकल फिगर लाइक Z सेक्शन. तो इस केस में हमें दोनों कैलकुलेशन करना पड़ेंगे, मतलब बार X भी निकालना पड़ेगा, बार Y भी निकालना पड़ेगा, राइट. अब ये जो प्लेन लेमिनाज है, प्लेन लेमिना की CG आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की CG कहाँ पे होगी, ट्रायंगल की CG कहाँ पे होगी, सर्कल की कहाँ पे होगी. इसके बाद ही हम कंपोजिट सेक्शन की CG या सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं. कंपोजिट. तो फर्स्ट बेसिक फिगर हमारा आता है रेक्टेंगुलर प्लेन लेमिना. सपोज दिस इज अ A/B रेक्टेंगुलर प्लेन लेमिना जिसके डायमेंशन है A और B. B इज हाइट, A इज width और length, what we can say. Then A और B दोनों के जो मिड पॉइंट है तो A/2 से एक हमारा एक्सिस पास होगा, दैट इज़ अ Y एक्सिस, और B/2 से यहाँ से हमारा दूसरा एक्सिस पास होगा. अब बिकॉज दिस इज़ अ सिमेट्रिकल फिगर तो दोनों सिमेट्रिकल सेक्शन और सिमेट्रिकल एक्सिस का जो कटिंग पॉइंट है दैट इज नोन एज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फिगर, राइट. अब यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस हमारे आउटसाइड में भी हो सकते हैं. कई बार आपको इस टाइप का कोई रेफरेंस एक्सिस दे दिया जाएगा, ठीक है, या फिर इसी लेमिना का बेस और एक कॉर्नर को रेफरेंस एक्सिस मान लिया जाएगा. तो रेफरेंस एक्सिस कैन बी डिफरेंट और वहाँ से फिर हमारी पोजीशन चेंज भी हो सकती है. लेकिन इस लेमिना की जो CG लाई करेगी ऑलवेज ये जो दो कटिंग एक्सिस है हमारे X एक्सिस और Y एक्सिस, इसका कटिंग पॉइंट ही हमारा CG होगा. सेमी सर्कुलर प्लेन लेमिना. सेमी सर्कुलर में हमारे पास एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होती है और ये एक्सिस होता है Y एक्सिस, क्योंकि Y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है और ये एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है. इट मीन्स कि CG इसी एक्सिस पे लाई करेगी, इधर आसपास नहीं होगी. अब लेकिन इस एक्सिस पे कहाँ, इधर 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 इधर. तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला हमें मिलता है कि बेस से 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई, 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई की डिस्टेंस पे ये जो हमारा कटिंग पॉइंट है दैट इज नोन एज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड ऑफ दिस सेमी सर्कुलर प्लेन लेमिना. इसके बाद आता है हमारा हेमीस्फेरिकल शेप. हेमीस्फेरिकल शेप मीन्स सपोज फुटबॉल को हमने आधा काट दिया या कोई बास्केट है जो पूरा प्लान एरिया में पूरा सर्कुलर है, ठीक है. तो हेमिस्फेरिकल शेप में बिकॉज ये प्लान एरिया हमें यहाँ पर हमने शो किया, सपोज ये सर्कुलर शेप है और इसके बाद ये डोम शेप है. तो यहाँ पे भी हमें एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है दैट इज़ Y एक्सिस. तो CG इसी एक्सिस पे लाई करेगी. अब इसमें किस हाइट पे लाई करेगी,
ये जो डिस्टेंस हमें मिलती है बेस से 3/8 इंटू आर डिस्टेंस पे। आर इज द रेडियस ऑफ प्लान सर्कुलर। कोनिकल शेप और कोनिकल प्लेन लेमिना, इसमें सपोज जो बर्थडे कैप है, बर्थडे कैप में हमारे पास बेस में पूरा प्लान एरिया है और इसमें भी हमें एक एक्सिस की अबाउट पूरी सिमेट्री मिलती है, दैट इज़ वाई एक्सिस। तो एक एक्सिस तो ऑलरेडी ये हमारा प्री डिफाइंड है, इसी एक्सिस पे सी जी होगी। अब हाइट में अगर एच इसकी टोटल हाइट है, एच हाइट की कैप है कोनिकल शेप की, तो इसमें एच डिवाइडेड बाय 4, एच बाय 4 की हाइट पे हमको सी जी मिलेगी बेस से, ठीक है। तो बेस से एच बाय 4 पे यहाँ पे ये सेंट्रॉइड होगा। तो दिस इज अ कोनिकल शेप। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रायंगुलर शेप की। ठीक है, अब जो नेक्स्ट शेप है दैट इज अ ट्रायंगल। दिस इज अ अनसिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, ना तो एक कोई एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है और ना ही किसी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। सो इस केस में सब बेस बी इज अ बेस, सी इज अ डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अपेक्स फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर, एच इज द हाइट। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये डिस्टेंस जो हमें मिलती है हाइट में h/3 डिस्टेंस पे, h/3। ये ध्यान रखिए कि ट्रायंगल में 90 डिग्री से 1/3 पाई सी जी होती है। तो बिकॉज जो हाइट का मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से होता है, तो हाइट में h/3 पर एक एक्सिस आएगा, ये सेंट्रोइडल एक्सिस हुआ। और ये जो y एक्सिस है, ये y एक्सिस बिकॉज हम लेफ्ट कॉर्नर से c डिस्टेंस पे हमने अपेक्स लिया है, तो लेफ्ट कॉर्नर से 1/3 ऑफ b प्लस c, ठीक है। तो लेफ्ट कॉर्नर से 1/3 ऑफ b प्लस से जो डिस्टेंस हमारी कैलकुलेट होगी, वहाँ से हमारा एक y डिस्टेंस, y सेक्शन आया। और हाइट में h बाय बेस से h/3 डिस्टेंस पे दूसरा एक्सिस आया। दोनों एक्सिस का जो कटिंग पॉइंट है दैट इज अ सेंट्रॉइड ऑफ दिस अनसिमेट्रिकल ट्रायंगुलर शेप। अब अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, मतलब कि यहाँ पे अपेक्स और लेफ्ट कॉर्नर के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई 0, मतलब कि c 0 हो गया। तो फाइनली क्या बचा, b/3। इट मीन्स कि 90 डिग्री से 1/3, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी 90 डिग्री से 1/3, हाइट में भी 1/3, इट मीन्स h/3 और दिस इज b/3। यहाँ पे इसी सी जी लाई करेगी। तो ट्रायंगल या ट्रायंगुलर शेप में हमेशा 90 डिग्री से 1/3 डिस्टेंस पर ही सी जी का एक्सेस आएगा। तो आपके पास जो भी बुक हैं, आप उस बुक के न्यूमेरिकल करिए, काफ़ी इजी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, क्योंकि सीजी तो चलो इजी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में थोड़े कैलकुलेशन हमारे हो जाते हैं, लेकिन उन कैलकुलेशन पे अगर आपने अभी मेहनत कर ली तो आगे जाके स्ट्रक्चर में, बिकॉज ये जो कंसेप्ट है आपका सिविल इंजीनियरिंग की, अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, RCC 1, RCC 2, स्टील 1, स्टील 2, ये सारे सब्जेक्ट में जो बेसिक कंसेप्ट हैं इसके लगेंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ क्लियर नहीं है तो वहाँ भी क्लियर नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चंस आपके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।